उनकी संपत्तियों पे इजाफा हुआ है, ये मामला उसका पीसी एक्ट के अंतर्गत आता है। जो सरकारी रेट के हिसाब से कम से कम 7.5 करोड़ की है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसे कम से कम 50-60 करोड़ से ऊपर की है। क्योंकि जो मेयर का पद है वो लाभ का पद नहीं है। पीएमओ में कंप्लेन करी थी। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश श्रेष्ठ। सूचना अधिकार जब से आया है तब से न जाने ऐसी कितनी जानकारियां हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं, और सूचना का अधिकार जब नहीं था तो लोगों को जानकारियां भी नहीं हो पाती थी। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि सूचना के अधिकार को इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए और उन जानकारियों को किस तरीके से जुटाया जाए जो जानकारियां अपने आप में खुलासा बनती है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट भी है विकेश नेगी जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। विकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरीके से आपने एक महत्वपूर्ण इस वक्त आरटीआई से जानकारी जुटाई है कि जो देहरादून के जो महापौर हैं, मेयर हैं सुनील उनियाल गामा, उन पर जो आय से अधिक का जो मामला था, अब प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी उसका संज्ञान ले लिया। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप दर्शकों को बताइए कि ये मामला क्या था और किस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार। पहले ये मामला दरअसल 2018 में जो मेयर के इलेक्शन के टाइम पे सुनील गामा उनियाल जी ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करी थी, उसके बाद जो उनकी संपत्तियों पे इजाफा हुआ है, ये मामला उसका पीसी एक्ट के अंतर्गत आता है। तो और ये इसमें इनकी जो हर साल इंक्रीज़ होती रही प्रॉपर्टी, ये जो सरकारी रेट के हिसाब से कम से कम 7.5 करोड़ की है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो इसे कम से कम 50-60 करोड़ से ऊपर की है। तो दूसरी चीज़ ये जो इन्होंने इनके जो मेयर का पद है वो लाभ का पद नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरी चीज़ जो इसमें इन्होंने जैसे 3 प्रॉपर्टियों की इन्होंने लीज़ करवाई महंत इंद्रेश से, तो हमने महंत इंद्रेश को भी इसमें पार्टी बनाया है, क्योंकि एक्चुअल जो लीज़ हुई है वो 99 साल की हुई है और एक 29 साल की हुई है। दूसरा, महंत इंद्रेश का टैक्स जमा नहीं होने के कारण उनको ये प्रॉपर्टियों की लीज़ मिली है। अब सवाल ये होता है, यही हमने विजिलेंस में इसकी कंप्लेन करी थी, सीएम ऑफिस में कंप्लेन करी थी और दूसरी पीएमओ में कंप्लेन करी थी। तो पीएमओ से उन्होंने 6 अप्रैल को इनको बाय मेल इनको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ और चीफ सेक्रेटरी को उत्तराखंड के उनको सारी कॉपियां दे दी थी और उनसे रिपोर्ट मांगी है कि इसको पोर्टल पे अपलोड किया जाए, और हमारे पास इसकी कॉपी कर रही है। तो अब उस पर विजिलेंस तो अभी शायद इसकी प्री इंक्वायरी करी है, बाकी पीएमओ ऑफिस से इसमें कार्रवाई की बात चल रही है। अच्छा नेगी साहब, अगर पीएमओ इस पर संज्ञान लेता है तो जाहिर सी बात है कि मामला कहीं बड़ा है, क्योंकि पीएमओ ऐसे छोटे मोटे मामलों में हाथ नहीं डालता। लेकिन आपको लगता है कि लाभ का पद नहीं था, उसके बाद 60-70 करोड़ का किसी की प्रॉपर्टी में इजाफा होना, ये छोटा इजाफा नहीं, ये बहुत बड़ा इजाफा है। देखिए, वो तो पूरी जनता के सामने सबको दिख रहा है कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस पर ये कहा था कि मैं चाउमीन बेचता हूँ, पान बेचता था, मैंने ठेकेदारी करी है। उन्होंने ठेकेदारी करी है, हम सब कहते हैं ठीक है, और बोला था कि मैं 18 साल की उम्र से मैं काम करता हूँ। हम उनकी 18 और आज 55 साल जो भी है वो लगा लें, 37-38 साल की जो उम्र जो उन्होंने काम करा, उस पर उन्होंने जो अपनी इनकम दिखाई है केवल 2 करोड़ की दिखा दी 37-38 साल में। अब एकदम मेयर बनते ही इतनी प्रॉपर्टी को इजाफा क्या हो गया, ऐसा कौन से सोर्सेज जनरेट हो गए कि इतनी प्रॉपर्टी अर्जित कर ली उन्होंने, और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि लाभ का पहले नहीं, कोई सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे सोच रहा है। दूसरी चीज़, उन्होंने एक चीज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी लड़की फॉरेन में है। सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूँ, दूसरी चीज़ जो फॉरेन में है बिना आरबीआई के नॉलेज में अगर पैसा नहीं आया है तो वो फैना के अंतर्गत आ जाता है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो अपने उस समय इनकम टैक्स दिखाया था वो दिखाया था 9,000 का, तो इतनी बड़ी ग्रोथ करना एक बहुत ताज्जुब की बात है। अब एक चीज़ इन्होंने और कही थी कि मैंने इनकम टैक्स भरता हूँ तो इसलिए इनको प्रॉपर्टी का पता चल गया। देखिए, इनकम टैक्स भरते हैं तो उससे प्रॉपर्टी का पता नहीं देता, वो टैक्स पेयर की। ये प्रॉपर्टी के बारे में जितनी भी जानकारी होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के यहाँ से होती है।
तो वहाँ से रिकॉर्ड निकला है, तो हमारे गाँव जी को ये भी नहीं पता। अभी मैं कल आज पेपर में पढ़ रहा था, जो पीएमओ वाला मामला कुछ पेपर में आया भी है, तो वहाँ पर उनकी स्टेटमेंट है कि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, पर लेकिन गामा जी उसमें पार्टी नहीं, क्योंकि ये 156(3) दायर की है, तो गामा जी को अभी पार्टी बनाया नहीं। ये तो हमारा और विजिलेंस का बीच का मामला है, तो हमारे तो मेयर साहब को यही अभी पता नहीं है कौन उनके सलाहकार है, क्या सलाह दे रहे हैं, समझ नहीं आया। अच्छा, आपको लगता है कि मामला तो जाहिर तौर पर गंभीर है और इसके अलावा कुछ और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जिसका शायद अभी खुलासा ना हुआ हो, और अगर जांच होती है तो और भी खुलासे हो सकते हैं? देखिए, अभी हाल ही में इन्होंने जो इनकी विकास नगर की प्रॉपर्टी थी, एक प्रॉपर्टी तो इन्होंने जो चुनाव में घोषित करी थी वो इन्होंने 10 जनवरी को 2023 को सेल आउट करी है, वो रिकॉर्ड में। इसके अलावा जो इनकी पिछले साल 22 में अप्रैल के महीने में ली थी, 1 अप्रैल 2022 को, ये तुरंत अभी इन्होंने जैसे ही ये मामला आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह वो सब हुई थी, तो 6 अप्रैल 2023 को इन्होंने जो इनके बेटे के नाम है 8-10 बीघा जमीन, वो तुरंत बेच दी, वो ऑन रिकॉर्ड, वो भी हमने निकाल लिया है। तो ये चीज़ें अब आप ये देखिए कि ये चीज़ें आ रही हैं, और इसके अलावा कई और चीज़ें अभी आने वाली हैं। निकी साहब, अगर आरटीआई नहीं होती तो आपको लगता था कि ये जो जानकारी है ये लोगों तक नहीं पहुंचती, और जिस तरीके से एक भ्रम की स्थिति फैलाते हैं नेता, सिर्फ एक नेता की बात नहीं कर रहा, अमूमन नेताओं की बात कर रहा हूँ, ये भ्रम की स्थिति यथावत रहती अगर आरटीआई नहीं होता? देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं, अगर आरटीआई नहीं होती तो कई चीज़ों के खुलासे नहीं होते। देखिए, स्पीच देना, उसमें अपने आप को पाक साफ बताना कि हम करप्शन के अगेंस्ट हैं, ये खुद हम आपसे ये आपके सामने ये आरटीआई से खुलासा हुआ है कि ये तो अभी एक ही खुलासा हुआ है, इसके अलावा अभी और खुलासे होने बहुत अभी बाकी हैं, जो धीरे धीरे भी सामने आ जाएंगे। और जो हमने ये मुकदमा दायर किया है, ये अंडर सेक्शन 7(7)(a) और 13(1)(e) के अंतर्गत किया है, तो इसमें महंत जी को भी इन्वॉल्व किया है। अच्छा, जिस तरीके से अगर आरोपों की बात करें तो कुछ लोग मेयर पर आरोप भी लगाते हैं कि चाहे उनके बेटे की बात हो, बेटी की बात हो, या फिर उनकी धर्मपत्नी की बात हो, और तीनों को ही कहीं ना कहीं उन्होंने एडजस्ट करने की कोशिश की। इस बात में कितनी सच्चाई है आपको? देखिए, वो तो सभी को पता है कि अभी उनके लड़के की उम्र कितनी की इतनी प्रॉपर्टीज़ उनके नाम आ गई हैं, कौन सा बिजनेस है। दूसरी चीज़, उनकी वाइफ विधानसभा में है, सब बैकडोर बढ़ती का सबको पता है। बेटी का भी आया था, पर बेटी का शायद अब वो हो गया, तो अकाउंट्स वगैरह में उसको करा था, उसके बाद वो काफ़ी हल्ला मचा, तो शायद वो हट गई है। अब उसको वो बोलते हैं कि वो फॉरेन में है। तो बाकी रही बात उसकी, अब आप ये देखिए, अभी आप रोज़ देखते हैं कि पेपर लीक मामला हो गया, अब बेरोजगारी के मामले हो गए, औरों को नौकरी नहीं मिल रही और यहाँ पर ये इनके पूरी फैमिली सेट हो जाती है। तो ये दूसरी, जिस समय इलेक्शन होता है उस समय आप ये देखिए कि क्या स्थिति थी और इलेक्शन के बाद क्या स्थिति होगी। मतलब आप कहते हैं कि हम सेवक हैं, ये सेवक आप जनता के नहीं हैं, आप अपने खुद के, अपने परिवार के सेवक हैं। तो आपको लगता है कि एक और तो देहरादून की जनता त्राहिमाम कर रही है कि शहर की स्थिति बहुत बुरी है, और दूसरी ओर जो विकास की जो बात कर रहे हैं, तो विकास शहर को तो मुझे दिख नहीं रहा कहीं हुआ है, इनका अपना विकास हुआ है। देखिए, ये सबके सामने आ गया है, अब इनका और इनकी फैमिली का ही विकास हुआ है। आप खुद अभी देख लीजिए स्मार्ट सिटी के नाम पे कितना घपले हैं, और आने वाले टाइम पे मैं आपको ये भी दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आने वाले टाइम पे नगर निगम के अंदर कितने बड़े बड़े स्कैंडल हो रखे हैं, वो सब निकल के आ जाएंगे। और अब जो इन्होंने प्रॉपर्टी के जो नगर निगम की जो ज़मीनें बेची हैं कर्मचारियों के बिना शासन की अनुमति के, खुद शासन ने लिख के दिया है कि 2010 का एक शासन आदेश है, उसमें खुद शासन लिख रहा है कि नगर निगम की ज़मीनें बिक रही हैं, वो भी है। और अभी कई ज़मीनों का और मामले नगर निगम के आने वाले हैं, और इसकी हम फर्दर हाई कोर्ट में पीआई फाइल करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरीके से अगर मैं इस मेयर केस की बात करूं, तो आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दूसरे जो अन्य नेता हैं वो इस तरह की यहाँ पर गैर इरादा ना रखे पैसा कमाने का, और एक सबक लोगों को मिले? देखिए, कार्रवाई हुई, क्योंकि देखो खुद प्रधानमंत्री जी इस मामले में बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार के अगेंस्ट हैं। आज उन्हीं की पार्टी का आदमी इतना बड़ा करप्शन कर रहा है, और देखिए अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर एक मिसाल ये भी जाएगा कि बीजेपी के आदमी है तो इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, औरों पे कार्रवाई हो रही है।
तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार के अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ एक नज़ीर बनना चाहिए कि दूसरी चीज़ जो विश्वास जनता और हम लोग प्रधानमंत्री भी करते हैं वो विश्वास कायम रहना चाहिए कि अगर उनका चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो जो ऐसा करप्शन करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट और भ्रष्टाचार मुक्त भारत और हम प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, इसके लिए जनता ने प्रधानमंत्री के ही नाम पे वोट दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए आपका। मुकेश नेगी हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक और जीरो टॉलरेंस की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और प्रधानमंत्री का जिक्र उन्होंने किया कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो। लेकिन जिस तरीके से मेयर पर यह गंभीर आरोप है और खुद अब पीएमओ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है, तो उनका ये मानना और उनका ये कहना है कि कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए ताकि लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए, सरकार का तरफ से भी एक अच्छा मैसेज लोगों के पास आए कि सरकार वाकई जीरो टॉलरेंस के खिलाफ है। और इस तरह की अगर कार्रवाई होती है तो जाहिर तौर पर भ्रष्टाचार पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार होगा। इसके साथ ही कई अन्य घोटाले हैं जिनकी आरटीआई पर वो काम कर रहे हैं, आगे भी वो इस तरह के खुलासे करते रहेंगे ताकि लोगों को इस बारे में मालूमात हो सके कि किस तरह के भ्रष्टाचार इस प्रदेश में चल रहे हैं और उन भ्रष्टाचारों पर किस तरीके से वो तो रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपील भी कर रहे हैं कि सरकार उन पर किस तरीके से रोक लगाए। देहरादून से कैमरा पर्सन अफजाल के साथ क्राइम पेट्रोल के लिए कैलाश।